रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। नमस्कार। आवाज नहीं आ रही? नमस्कार। मन की गांठों को खोलती, कभी हंसाती कभी रुलाती, कभी कुछ सिखाती तो कभी कुछ समझाती, जीवन से भरी ये 50 कहानियां नित नई राह दिखाती। नमस्कार। 17 दिन 50 कहानियां, आज 10 दिन का सफर पूरा कर रही है और अभी हमारी 7 दिन की यात्रा बाकी है। आप लोगों ने हम सबको बहुत प्यार और अपनापन दिया, ये आगे भी बनाए रखिएगा और हम सब लोगों की हौसला अफजाई ऐसे ही करते रहिएगा। कहानियों की यात्रा का शुभारंभ ज्ञान और बुद्धि का दीपक जलाकर करते हैं। ये एक प्रतीकात्मक पल है जो अंधकार को दूर करके विचार और ज्ञान को प्रज्वलित करने का प्रतीक है। ज्ञान का, सकारात्मक ऊर्जा का दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ अपनी आज की लेखिकाओं से कविता मिश्रा जी, निरुपमा मेहरोत्कर जी, मैं निशु सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वो कृपया मंच पर आप लोगों को लेकर जाए। मधु अग्रवाल जी और रेणु बहुगुणा जी कृपया मंच पर आ जाए। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो मे भरतु पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं धन संपदः, शत्रु बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योति नमोस्तुते। आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योति नमोस्तुते। गुरु ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। हृदय से आभार आप सभी लोगों का। दीपक एक बार जलने के बाद जलता रहता है। इसी तरह किसी भी काम की शुरुआत करने के बाद हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए आज की कहानी की ओर थोड़ी ही देर में बढ़ते हैं। आज की हमारी जो पहली कहानी है वो है आज रपट जाए। इसको लिखा है रत्ना कौल जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप सब लोग वैसे तो बहुत ध्यान रखते हैं, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान से उतर जाता है। तो मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे कर लें, क्योंकि कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, आप सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपका मैसेज भी कोई बचता है तो ध्यान आपका भी बढ़ेगा, आपके पास वाले का भी।
तो प्लीज इसको स्विच ऑफ कर लें थोड़ी देर के लिए और कहानियों का आनंद लें। तो प्रस्तुत है कहानी आज रपट जाए। नमस्कार, मैं तुहिना। आज की कहानी आज रपट जाए। लेखिका रत्ना कौर। चलिए मैं आपको अपनी एक घटना बताती हूँ जो अक्सर लोगों के साथ हो जाती है। गुस्सा भी आता है और तरस भी। हुआ यूं कि 1 महीने पहले मैं फिसल गई। पैरों में चप्पल लिबर्टी की थी। वैसे लिबर्टी की चप्पल फिसलते नहीं है, पर मुझे फिसलना था तो मैं फिसल गई। ग्लाइडर से तैरना, हवा में उड़ना समझ में आता है, लेकिन फिसलना कैसे समझूं? फिसलने का एक मौसम होता है, बरसात का नहीं था, फिर भी फिसल गई। फिसलने की एक जगह होती है, बाथरूम नहीं था, फिर भी फिसल गई। फिसलने की एक उम्र होती है, 14-16 से 20-25, वो भी नहीं थी, फिर भी फिसल गई। खैर, फिसलना था तो फिसली। अब इस पर चप्पल, मौसम और फर्श पर चर्चा करने का क्या लाभ? फिसलने का तो अपना एक अनुभव है। वैसे किसी और को फिसलता देख लाख नियंत्रण करने पर भी चेहरे पर हंसी फिर से फिसले बिना नहीं रहती। अब ऐसी परिस्थिति मुझ पर आन पड़ी। घबराई, चौकन्नी खिसियाई, दर्द भरी भंगिमा से सब तरफ देखकर तसल्ली करने लगी कि किसी ने देखा तो नहीं, या फिर किसने देखा। हाथ से अद्भुत करुण रस क्रमशः अपने अंगों पांगों के साथ मेरी आंखों के समक्ष साकार होने लगे, या यूं समझिए कि उनके सदृश भाव पानी के बनते बिगड़ते बुलबुलों सरीखे मेरे अंतस्थल में चहलकदमी करते हुए से नजर आए। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ की तरफ फिसलना और उसके परिणाम भी राम भरोसे। खैर, मैं फिसली, टांग टूटी, घुटना टूटा, प्लास्टर चढ़ा गया। मेरे मन में ना शुरू से एक लगन थी कुछ करने की। देश फिसले जा रहा है, समाज फिसले जा रहा है, मैं सबको उठाऊंगी, सबको सहारा देकर चलाऊंगी, लेकिन मैं तो खुद ही फिसल गई। मुझे समझ में नहीं आता लोग ऐसी परिस्थिति में, ऐसी मनस्थिति में गीत कैसे गा लेते हैं। अरे वो अभी जो रेडियो में चल रहा था, कौन सा गीत था? आज रपट जाए तो हमें ना, अरे गाइए, आगे क्या था? उठाइयो, अरे हाँ, तो फिसलना रपटना ना हो गया हो, मानो मिल बांट कर खाना खाना हो गया हो। जरा ध्यान दें, घुटने और टांग में आने वाला डावर्ड का आकार ना एक हुक के समान होता है, जो कभी भी कहीं भी अटक सकता है। यूं अपना काम धाम छोड़कर दूसरों के काम में टांग अड़ाना ना हम भारतीयों की विशिष्टता है। तो जो अटकेगा वो टूटेगा भी। मेरी भी हड्डी टूटेगी। वैसे ये चरण बेचारे ना जीवन भर हमारा बोझ ढोते, कभी चू भी नहीं करते। अब इनकी बारी है सेवा करवाने की। जिधर देखो उधर नी रिप्लेसमेंट हो रहा है। वैसे टांग को टांग रहने देते तो कोई समस्या नहीं थी। समस्या तब खड़ी होती है जब इसका इस्तेमाल लात की तरह किया जाता है। बड़े बड़े भूतों को भगाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। छोटी छोटी बातों से और बड़ी बड़ी लातों से भागते हैं, ऐसी मान्यता है। खैर, मैं यज्ञ कुतुब मीनार और ताजमहल की तरह दर्शनीय हो गई थी। ना चाहते हुए भी घुटना सहित टांग के साथ हुई इस घटना की खबर मेरे कुछ परिचित लोगों को लग गई। फिर तो परंपरा निभाते हुए लोगों को कहते सुना, अरे वो अपनी राधा है ना, हाँ हाँ, क्या हुआ उसे, वो फिसल गई। तभी दूसरी ने मुस्कुराते हुए बोला, बताओ भला, राधा को भी इस उम्र में फिसलने की क्या जरूरत थी? जब फिसलना था तब तो फिसली नहीं। कहकर बड़ी जोर से हंस दी।
मेरी मेहरी द्वारा लोगों के कहे गए वाक्य मुझे बाढ़ की तरह चुभ रहे थे। खैर, लोग का तो काम ही है मीन में निकालने का, बात का बतंगड़ बनाते हैं। पर परंपरा निभाते हुए सहानुभूति जताने के लिए लोग मेरे घर तक आने लगे। अरे वो राधा है ना, उसकी पूरी टांग पर प्लास्टर चढ़ा है। मैं तो कल ही देखा ही भैया उसे, मेरी ड्यूटी तो खत्म। स्वर दूत की दूसरी ओर से अंत के आकार को खींचते हुए हैरानी और खेद भरा स्वर अच्छा कुछ ऐसे सुनाई दिया जैसे दूसरी कह रही हो, बताओ भला, तुम चली गई, मुझे नहीं बताया, बताती तो मैं भी तेरे साथ ही चली जाती, अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर परंपरा निभाते हुए लोग बस मेरे घर आने लगे। बस चुन्नी ने मुन्नी से, शन्नो ने मन्नो से और दुल्हनिया ने झुलनिया से कह डाला, अरे वो राधा है ना, हाँ हाँ वही जो गोमती नगर में रहती है, क्या हुआ उसे? घर पर आने वालों की होड़ी लग गई। भरी दोपहर की कड़कती धूप में मिसेस धूपर पधारी। घंटी बजते ही एक पैर से लंगड़ी बतख होते जाके मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मेरे ऊपर बरस पड़ी। हाय राम, इस गर्मी में बुरा हाल है मेरा, कितनी कड़ी धूप है। अरे प्राण कंठ सूखे जा रहे हैं, प्यास लगी जा रही है, और एक तू है जो इतनी देर कर दी दरवाजा खोलने में। जरा जल्दी दरवाजा नहीं खोल सकती थी? अगर थोड़ी देर और कर देती तो मैं यहीं तेरे घर पे अपने प्राण त्याग देती। चलने में हो रहे कष्ट का हवाला देकर क्षमा याचना के साथ मैं उन्हें अंदर ले आई। ड्राइंग रूम में बिठाया। बैठी क्या, वो तो पूरे दीवान पर पसर गई। आहा, अरे वाह, यहाँ तो स्वर्ग है स्वर्ग। और ये एसी कितना अच्छा है, अब तो कुछ भी कहे मैं तो एक नींद लेकर ही जाऊंगी। वैसे ये एसी कब लगवाया और कितने का है? उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना मेरी मजबूरी थी, लिहाजा मैंने बड़े ही शरीफाना अंदाज में कहा, पिछले हफ्ते लगवाया है, 1.5 लाख का है। अच्छा है। क्या 1.5 लाख का? तुम्हारे पति तो एक पैसा खर्च नहीं करते, ये 1.5 लाख का एसी कैसे ले लिया? कुछ पैसे उन्होंने लगाए, कुछ मैंने लगाए, बस ले लिया। मुझे लगा कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, पर वो तो मिसेस धूपर ठहरी, इतने जल्दी कहाँ मानने वाली थी। फौरन बोली, अरे राधा, वैसे एक बात कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? अब नहीं कहने के अलावा मेरे पास कोई और चारा था क्या? नहीं, बताइए। तुम ना बुद्धू हो, बुद्धू, पूरी तरह से ठगी गई हो। 50,000 का एसी तुम 1.5 लाख में लेकर आई हो। खैर, मुझे क्या करना, तुम्हारा पैसा है, रखो चाहे उड़ाओ, मैं तो यहाँ आराम करके शाम तक जाऊंगी। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई, मन ही मन सोचने लगी, क्या इतनी बेशर्मी भी हो सकती है? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। बस एक कोने पर टंगी सी बैठी मैं यही सोच रही थी, क्या ये सच में मेरी मिजाज खुशी के लिए आई है? दरवाजा खोलने में हुई देरी के कारण पड़ी फटकार का स्मरण करते हुए मैं शीरे शरबत का प्रबंध मजबूरी में करने जा ही रही थी कि पुनः घंटी बजी। देखा तो पति के अवकाश प्राप्त मित्र शर्मा जी आए थे। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? मैंने सुना आप फिसल गई। जी, अब मेरे कहने का मतलब है आप कहीं गिर गई थी, बहुत चोट आई होगी आपको, है? पर आप तो खड़ी हैं, मुझे तो लगा आप बिस्तर पर लेटी होंगी। आपके पास कोई जवाब है इन बातों का? मेरे पास तो बस एक ही जवाब था, जी भाई साहब, अभी 3 दिन पहले ही फिसल गई थी, 15 दिन के लिए डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा है। वो बोले एलडी कॉलोनी आया था अपनी पेंशन के चक्कर में, बाहर तो प्रचंड गर्मी है पर आपके घर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम स्वर्ग। आहा, ये एसी की हवा, वाह। अब सोचता हूँ उस नर्क में इस स्वर्ग से थोड़ा आराम करके ही जाऊं। भाभी जी, आपको कोई परेशानी तो नहीं है?
अरे नहीं भाई साहब, ये आप ही का तो घर है, जितनी देर जी करे उतनी देर रुकिए। मन तो कर रहा था टूटी टांग पर लगे इस प्लास्टर को अब उनके सर पर दे मारूं, लेकिन मैं असमंजस में मूर्तिवत सी खड़ी रह गई। पैर घसीटकर बार बार चलने से प्लास्टर की पीड़ा और प्रबल हो उठी थी। बार बार जाकर दरवाज़ा खोलने की मशक्कत से बचने के लिए मैंने मुख्य द्वार खुला ही छोड़ दिया। तभी अचानक एक ऊंची आवाज छड़ी टेकने की खटखट के बैकग्राउंड के साथ सुनाई दी। अरे राधा बहू, ओ राधा बहू! मैंने सोचा कि पैर में चोट लगी है तुम्हारी तो बिना फोन के ही चली आऊं। अरे तभी एक बड़ी सी बोरी लाकर बीच मेज पर धप से रखी। ये क्या ले आई अम्मा जी? अरे मैंने सोचा पैर में चोट लगी है तुम्हारी तो बैठे बैठे बोर हो जाओगी, इसीलिए कुछ पुराने कपड़े ले आई राधा। मेरा पोता ना अभी रात में बिस्तर गीला कर देवे है, तो 4-6 गद्दियां उसके वास्ते और 2-4 झबले मुन्नी के वास्ते सिल देना। गर्मी में ना जो पुराने कपड़े होते हैं वो काफी ठंडे और मुलायम रहते हैं। बड़ी गठरी तो मुँह से उठे ना थी तो मैं छोटी वाली ले आई। अगली बार जब आऊंगी ना तो बड़ी वाली भी ले आऊंगी बेटा। मनोरंजन का इससे सुंदर सुलभ साधन तो सरकार को सूझा ही नहीं, वरना मनोरंजन कर लगाने पर विचार अवश्य करती है। अभी ये सब हो ही रहा था कि एक और कैरेक्टर की एंट्री हुई, सुनंदा। वो भी 2 बच्चों के साथ। आते ही नॉन स्टॉप शुरू हो गए। ओ राधा भाभी, ओ राधा भाभी। बैठते ही बोलती है बैठूंगी नहीं, जरा जल्दी में। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, मेरी अच्छी भाभी, आप तो जानती हैं मेरे ये 2 बच्चे ना 10 बच्चों के बराबर है भाभी। ओ माय गॉड, इनको लेकर मार्केट जाना ना बाबा ना, हर दुकान पे अटक जाते हैं भाभी। कभी चाट खिला दो, कभी खिलौने वाली कार दिला दो, कुछ नहीं तो आइसक्रीम ही खिला दो भाभी। ओह माय गॉड, इनके साथ तो भाई नहीं भाभी नहीं। भाभी वैसे आपके पैर में तो प्लास्टर चढ़ा है, बाहर तो आप जाएंगी नहीं। अब मेरे कहने का मतलब है आप जा ही नहीं सकती, तो क्यों नहीं मैंने सोचा इन आफतों को आपके पास छोड़ जाती हूँ, आपका भी मन लगा रहेगा भाभी। एक्चुअली क्या है ना भाभी, मुझे ना किटी पार्टी में जाना है, तो वहाँ से खा पी कर इनके साथ में वहाँ से मार्केट जाऊंगी, वहाँ से शॉपिंग करके हम थोड़ी देर में आ जाएंगे भाभी। मेरी अच्छी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, नाराज मत होइएगा अगर थोड़ी देर हो जाए तो है। बच्चों देखो, ये तुम्हारी मामी का घर है, कुछ भी खाने का मन हो तो इनसे मांग लेना। हाँ, और कहीं भी मत जाना, यही रहना, अपना ही घर समझो इसे। भाभी एक बात और, अब लंच के बाद ना इन्हें होमवर्क करा दीजिएगा, वरना कल स्कूल में टूटे जाएंगे दोनों के दोनों। ओके भाभी, बाय भाभी, बाय। मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। बच्चे शोर मचाते हुए हल्ला करने लगे, कभी सोफे पर बैठ जाते, कभी टेबल पर खड़े हो जाते। पूरे घर को अजायब घर बनाकर रख दिया था। लेकिन इन सब का एक फायदा भी हुआ। मिस्टर शर्मा और मिसेस धूपर खिसक लिए। सुनंदा भारतीय होने का पूरा सबूत देते हुए थोड़ी देर का कह के 2.5-3 घंटे लेट आई और आते ही फिर से शुरू कर, आई एम सो सॉरी भाभी, मैं आपको क्या बताऊं भाभी, किटी पार्टी में सब मेरे पीछे पड़ के गाना गाओ गाना गाओ। भाभी मैंने एक गाना गाया ना तो सब कहने लगे और गाना गाओ और गाना गाओ, फिर सब तो मेरी गाना गा के सुनाए, सब नाचने लगी भाभी। ओह माय गॉड, इतना मजा आया ना भाभी। आपके पैर में चोट ना लगी होती ना भाभी तो मैं आपको भी लेकर जाती। वैसे बच्चों ने आपको तंग तो नहीं किया भाभी? मन तो कर रहा था कि पूछ लूं, कौन सी चक्की का आटा खा के पैदा किया है तुमने इन बच्चों को? इंसान हैं भी तुम्हारे बच्चे, लेकिन ठीक इसका उल्टा तारीफ करनी पड़ी। अरे बच्चे तो गाय की तरह सीधे हैं एकदम, एक ही जगह पर बैठे रहे। जब मैंने इन्हें होमवर्क के लिए पूछा तो बोले कि आज होमवर्क दिया ही नहीं है।
बस उसने थैंक यू बोला और चली गई। थैंक यू की ऐसी की तैसी, सारा घर अस्त व्यस्त कर दिया था। मुझे तो अपना पूरा शरीर पंगु होता हुआ सा नजर आ रहा था। हल्दीराम का पैकेट और रूह अफ़ज़ा की बोतल सब खाली हो चुकी थी। मैं चाय बनाने के लिए घर में जुटे आगंतुकों की गणना कर रही थी, पर दो कातरता उन सभी में साकार थे। चोट का जिक्र मेरी पीड़ा को और बढ़ा देगा, इसीलिए किसी ने भी चोट पर चर्चा नहीं की। उन सब की सहृदयता के प्रति मैं मन ही मन नतमस्तक हुए जा रही थी। खैर, पहला प्लास्टर काटने का दिन आ ही गया। उत्सुकता, उल्लास, संशय और भय के मिश्रित भाव के ज्वर भाटे के साथ मैं डॉक्टर के समक्ष दम साधे बैठी थी। डॉक्टर ने एक्सरे द्वारा सुनिश्चित किया कि हड्डी पूरी तरह से जुड़ गई है या नहीं। अतः प्लास्टर काटने की प्रक्रिया पूरी की गई। लेकिन ये क्या, मैं पैर जमीन पर सीधे नहीं रख पा रही थी। मैंने सोचा था कि चिड़िया की तरह फुदकूंगी, नर्तकी की तरह नाचूंगी और फुटबॉल को किक लगाऊंगी, पर लग रहा था प्लास्टर काटते ही मानो मेरी जड़ें ही कट गई है। हड्डी टेढ़ी जुड़ गई थी। डॉक्टर ने बताया कि आपने पैरों को आराम नहीं दिया, ये इसी का नतीजा है। खैर, जो सोचा था सो हुआ। चिड़िया सी फुदकर अब मेढक सी बन गई थी। जब सीधी खड़ी होती तो ऐसा लगता कि नृत्य मुद्रा में खड़ी हूं। मन चले पुरुष इसे अदा समझकर अभद्र इशारे करते। गर्दन पीछे की ओर घुमाते हुए मैं आंखों से निकल रहे आंसू को छुपाने की कोशिश करती। पूर्व पढ़े सारे चुटकुलों को मन ही मन दोहराती, पर किसी भी हालत से ये चेहरा खिलने को तैयार न था। खैर, एक फिजियोथेरेपिस्ट मुझे फुटबॉल को किक लगाने जैसा व्यायाम करा रहा था, पर हड्डी कुत्ते की दुम सीधी हो ही नहीं रही थी। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि हड्डी तोड़कर सीधी करनी पड़ेगी और फिर से प्लास्टर चढ़ेगा। अजी फिर तो कैसी चिड़िया, कैसी फुटकर और कैसा नर्तन। मैं नहीं के साथ दरवाजे के बाहर छलांग लगा ही देती, पर ऐसा कुछ कर ना पाई। अतः फिर से प्लास्टर चढ़वाना पड़ा। इस कहानी का प्रथम व अंतिम अध्याय समाप्त। लेकिन मैं गुपचुप ना आपको एक सलाह देना चाहती हूं, कभी फिसलिएगा मत। कहानी को जीवन किया था आपके समक्ष तुलना मेरा ये कहानी लिखी थी श्रीमती रत्ना कौल जी ने, और जो अभी आप महोत्सव देख रहे हैं 17 दिन 50 कहानियां, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत मदद करी है ये कहानियों को लेकर, तो उनके हम लोग दिल से आभारी हैं रत्ना कौल जी के। और रत्ना कौल जी के बारे में जानते हैं, कहानी तो आपने देखी, उनकी इतनी प्यारी सी कहानी है आज रबड़ जाने को। रत्ना जी ने एमए संस्कृत में किया। आपने ज्ञान का प्रकाश बालकों में अनेक शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से देश एवं विदेश में फैलाया। योहान गोएथे विश्वविद्यालय जर्मनी, भारतीय संस्कृति संस्थान
फ्रैंकफर्ट जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना अमृत संघ इस्कॉन आदि। इसके साथ ही आपने नर्चर यूनिसेफ प्रायोजित समाचार पत्रिका में हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू में संपादन कार्य भी किया है। आज वो यहाँ पर अभी आई नहीं है, आज अनुपस्थित है, हो सकता है कल या परसों आ जाए।